मेरा नाम जसबीर सिंह सलूजा है। पहली पहचान जो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि आज मैं एक मोटो व्लॉगर हूँ। यूट्यूब पर चैनल बनाता हूँ मोटो व्लॉगिंग के, और मेरे चैनल का नाम है बाइकर जस्सी सर। मेरा जन्म 12 मार्च 1987 को मंदसौर में हुआ, जो कि मेरा ननिहाल है। रहने वाले हम लोग यहीं बड़वानी के ही हैं शुरू से। एक मध्यम वर्ग परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक छोटे व्यापारी थे, खुद की दुकान थी उनकी। मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे 2 बड़े भाई और हैं और मैं तीसरा भाई हूँ। कुल हम 3 भाई हैं। माताजी गृहिणी होने के साथ साथ मेरे पिताजी का अक्सर साथ दिया करते थे, क्योंकि एक छोटी सी दुकान हमारे बड़वानी में हमारे घर से भी चलाई जाती थी, तो मम्मी का बहुत साथ होता था उसमें पिताजी को और परिवार को। शुरुआत में मेरा जो शिक्षा के लिए मेरा एडमिशन कराया गया वो सरस्वती शिशु मंदिर में कराया है, क्योंकि उस समय हिंदी मीडियम में यदि एडमिशन कराना है तो सरस्वती शिशु मंदिर एक बहुत ही रेपुटेटेड नाम हुआ करता था। तो कई सारे सपने मन में रख के माता पिता ने मेरा एडमिशन सरस्वती शिशु मंदिर में कराया, और मेरे दोनों बड़े भाई भी वहीं पर पढ़ाई कर रहे थे। पर मेरे साथ पढ़ाई में ऐसी विडंबना रही, शुरू से मैं कमज़ोर ही रहा। ऐसा नहीं है कि मेरी माताजी ने प्रयास नहीं करा या मेरे शिक्षक जो थे वो अच्छे नहीं थे, सब कुछ ठीक था, बस शायद नियति ने ही मुझे पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर बनाया। मेरे पिताजी जो नाम था गुरुचरण सिंह सलूजा, पर ज़्यादा करके उनको बॉस बोला जाता था। मतलब उनका जो एक पहला नाम था जो उनको शायद बाजार ने दिया था, उनके दोस्तों ने दिया था, और हमको बोला जाता था ये बॉस का छोटा लड़का है। तो बड़ा अच्छा फील होता था। फिर 9th में आया मैं। 9th में मेरे जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव आए। बड़े बदलावों में से एक था मेरे पिताजी का हाथ मेरे सिर से उठ जाना। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोली नहीं जा सकती। मैं इतना छोटा था कि शायद मैंने अपने मन की बात कभी पिताजी से करी भी नहीं। तो पिताजी का हाथ सिर से उड़ जाने के बाद, हालांकि हमारी माताजी का शुरू से ही उनको बहुत प्रबल साथ रहा है, मतलब घर चलाने में, दुकान चलाने में, जीवन के हर मोड़ पर। मेरे पिताजी उससे पहले कई बार बीमार भी हुए। 1-2 बार ऐसा हुआ, उनकी शायद डेथ के 2 साल पहले बहुत ज़्यादा गंभीर हार्ट अटैक उनको आया था। उस समय मेरे माताजी ने पूरे परिवार को और मेरे पिताजी को संभाला। उनके जाने के बाद जो जिम्मेदारियां थी वो माताजी ने अपने कंधों पे ली, और मेरे जो 2 बड़े भाई हैं वो भी इस जो ज़िंदगी की जंग है उसमें मेरी माँ के साथ खड़े हुए। हालांकि मुझे मेरे भाइयों ने और मेरी माताजी ने कभी भी फोर्स नहीं करा कि तू पढ़ाई छोड़ और काम धंधा कर या कुछ कर। मेरे पिताजी के जाने के बाद भी मुझे उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूं, पर क्योंकि पढ़ाई में शुरू से मैं कमज़ोर ही रहा, और मार्च में 9th में बड़ी मुश्किल से पास हुआ मैं, और 10th में आया। फिर मैंने हॉकी खेलना शुरू करी। ये मेरे जीवन का दूसरा सबसे बड़ा बदलाव था। हॉकी खेलते हुए मैंने अपनी पहली व्यक्तिगत पहचान हासिल करी। यहीं पर मुझे मेरे जीवन का वो नाम मिला जो आज मेरी मुख्य पहचान बन चुका है, जस्सी। कहीं मैदान से ही मुझे और दोस्तों से ये नाम मिला। इसी दौर में मुझे मेरे जीवन में वो दोस्त मिले जो आज तक मेरे साथ हैं। आज भी मेरे जीवन में लगभग उसी समय के जो दोस्त जुड़े थे, हमारा आज भी फ्रेंड सर्कल वही है। समय के साथ उनके साथ घूमे फिरे, मस्तियाँ करी, स्कूल बंक किए और लड़ाई झगड़े करे, फिर काम बिजनेस करे। आज सब लोग अपनी अपनी लाइन में होकर एक दूसरे को सपोर्ट करके जीवन के नए रास्ते खोज रहे हैं। हॉकी में मैंने अपनी गहरी रुचि जताई। शुरू में मेरे परिवार ने मुझे थोड़ा सा इस तरफ जाने से रोका, क्योंकि उसके 2 मुख्य कारण थे। एक कारण तो ये था कि आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी, और किसी भी खेल से जुड़ना और उससे जुड़े खर्चों को वहन करना संभव नहीं था। कि यदि मैं मेरी माताजी को बोलता है कि मुझे 1000 रुपये दीजिए, मुझे फलानी जगह खेलने जाना है, या मुझे 1000 रुपये दीजिए, मुझे कोई हॉकी स्टिक लेनी है, तो ये संभव नहीं था। इसलिए भी शायद, और पहले ही पढ़ाई में कमज़ोर था मैं। उड़ना मतलब बची कुची जो पढ़ाई में मेरा ध्यान है वो भी खत्म होना, और ऐसा हुआ भी। 10वीं में ही मैंने खेलना शुरू करा, और मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है ये बताने में कि उसके बाद में मैं 10वीं पास नहीं हुआ। मैं 2001 में फेल हुआ, 2002 में फिर फेल हुआ, 2003 में फिर फेल हुआ। पर मेरा जो हॉकी का जुनून था वो जुनून लगातार बढ़ता गया। पहले मैंने ट्रैवल स्टेट खेला, फिर स्टेट खेला, और अन्य कई राज्य स्तर तक के मैंने जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें हिस्सा लिया। और 2003 में मैं होशंगाबाद में आयोजित विभागीय राज्य स्तर प्रतियोगिता में हमारे पश्चिम क्षेत्र का कप्तान बन के भी खेला। तीसरे साल तक हॉकी चरम पर गई, पर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होने लगा कि अब मुझे पैसा कमाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
मेरी उम्र भी हो चली थी, पढ़ाई में मेरा ध्यान था नहीं और परिवार को ज़रूरत थी कि मैं कुछ अर्न करूं और सहयोग करूं। पहली जो नौकरी मैंने, हालांकि उससे पहले घर पर दुकान थी छोटी सी एक किराना की, उसमें मैं बैठा करता था। स्क्रीन प्रिंटिंग आप लोग जानते हो तो वो मैं घर से किया करता था। हमारे एक भैया हैं हरिओम रावत, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर उनका धन्यवाद बोलना चाहूँगा। वो मेरे पहले कामकाजी शिक्षक बने, उन्होंने मुझे स्क्रीन प्रिंटिंग करना सिखाया और बहुत काम बिगाड़े उनकी दुकान पर हमने, मतलब काम आता था और हम लोग सीखने के चक्कर में उनके सारे काम खराब करते थे। तो भैया धन्यवाद आपका, आपने वो हुनर मुझे बख्शा। तो उसको सीखने के बाद जो पहली नौकरी करी मैंने मनोरम ग्राफिक्स पर करी और मेरी तनख्वाह जो थी वो मासिक 900 रुपये महीना थी। और यकीन मानिएगा ये 900 रुपये मेरे लिए बहुत बड़े होते थे उस समय। तो इस 900 रुपये की नौकरी ने मुझसे मेरा मैदान छीन लिया। जुनून जो हॉकी के प्रति था वो कहीं ना कहीं मेरा पैसा कमाने के प्रति चला गया। इसके बाद में जो खालसा कंपनी दारू ठेका है, उस समय बड़वानी जिले में उनकी दुकानें थी और यहाँ पर क्योंकि वो एक हमारे सरदार जी हैं रिंकू भाटिया, उन्हीं की कंपनी है, तो उनसे तो नहीं, पर यहाँ पर जो सोनू भैया करके जीएम थे उनके माध्यम से मैं उस नौकरी में लगा। एरिया मैनेजर की पोस्ट मिली मुझे और निवाली में मुझे नियुक्त किया गया। वो एक अलग हटके नौकरी थी दूसरी नौकरियों के मुकाबले, एक अलग ही अनुभव था उसका जीवन में और आज भी कहीं ना कहीं उसके अनुभव मेरे लिए काम आ रहे हैं। 900 रुपये की नौकरी छोड़कर मैं जो नौकरी करने गया वो नौकरी थी मेरी 2200 रुपये की। तो यकीन मानिएगा उस समय 2200 रुपये बहुत बड़ी चीज़ लगते थे। जो आज इंदौर जाते हैं तो एक पल में जितने का पेट्रोल जल जाता है कार में, उतने की नौकरी किया करते थे और बहुत ही बड़ा अपने आप को महसूस करते थे कि जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। हम 2200 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं। 1 साल वहाँ पर नौकरी करने के बाद बड़े भैया ने यहाँ पर एक ढाबा टाइप होटल डाला जिसमें उनको मेरी ज़रूरत थी। तो वो नौकरी छोड़ मैं भैया का हेल्प करने और अपने काम को आगे बढ़ाने के, भैया मेरा अपना काम है, बड़े भैया का काम है, हमारा काम है, हमको उसको बढ़ाना है, क्योंकि नौकरी ना करते हुए अगर हमारा काम हम कर पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो करने हम लोग आ गए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का ऐसा अभाव रहा, जैसे जगह खुद की ना होना और उसके बाद अन्य खर्चे कुछ ऐसे जो हमारी उम्मीदों में नहीं थे, इस तरह के खर्चे और कई तरह की चीज़ों के कारण वो होटल नहीं चल पाया। तो 1 साल बाद वो होटल हमने बंद कर दिया और एक बार फिर जीवन में मैं वापस पीछे आया। उस समय मैं पूरी तरह से खाली बैठा था और हमारे एक सरदार जी हैं राजा भाटिया, बड़वानी में ही हैं, तो बड़वानी के लोग उनको अच्छी तरह जानते होंगे। उनके पास वैन, मारुति वैन हुआ करती थी जो किराए पर चलती थी। तो एक दिन अचानक उनको ड्राइवर की ज़रूरत थी और वो मुझसे टकरा गए, तो मेरी बात हो गई। तो मैंने उनसे पूछ लिया और उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि कोई अच्छा ड्राइवर हो तो बता यार सोनू। तो मैंने, मैं चले जाता हूँ। तो वो बड़े शॉकिंग हुए कि यार तू ड्राइवर ही करेगा। मैंने, हाँ मैं फ्री बैठा हूँ, मैं चले जाता हूँ। तो उनकी गाड़ी पर मैं 1-2 बार ऐसे ड्राइवरी जो बदली पर होती है कि 1 दिन के लिए गए, 1 दिन का पैसा ले लिया, ऐसा किया। फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार अगर तू फ्री है तो कुछ महीने मेरी गाड़ी तो फिक्स ड्राइवरी कर। तो जीवन में वो दौर भी आया कि प्रिंटिंग प्रेस, दारू ठेके की एक ऐसी नौकरी जिसमें मैनेजर बोला जाता था। और हाँ मैंने बताया नहीं कि 2200 रुपये से लगकर वहाँ पर मेरी सैलरी जो थी हज़ारों तक गई 1 साल मात्र में मेरे काम को देखते हुए। तो मुझे याद है शायद 5 या 6 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह थी जब मैं नौकरी छोड़ के आया। तो वापस 2200 रुपये में मैंने राजा अंकल जो हमारे थे चाचा, उनके यहाँ पर हमने ड्राइवरी करी। तो कुछ महीने ड्राइवरी करने के बाद में फिर मेरी माताजी के सहयोग से मैंने मतलब एक खुद की गाड़ी खरीदी। मेरी माताजी ने उसमें डाउन पेमेंट जो देना था फाइनेंस कराई, फाइनेंस मेरे बड़े भैया के नाम पर हुआ। मतलब ये जो मेरा पहला खुद का काम, मेरा सेपरेट जो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने शुरू करा, वो था मारुति वैन लाना और उसको किराए पे चलाना। तो इसमें मेरे पूरे परिवार का मुझे सहयोग मिला। माताजी ने डाउन पेमेंट में सहयोग करा छोटे भैया के नाम पर, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनके नाम पर गाड़ी फाइनेंस हुई और बड़े भैया ने इस फाइनेंस को करवाने के लिए काफ़ी दौड़-धाप करी। कुल मिला के पूरे परिवार के सहयोग से हमारी गाड़ी आई और वो गाड़ी किराए पे चलने लगी। जो किस्तें थी वो बड़ी मुश्किल से पे हो पाती थी और 3 साल उस काम को करने के बाद में मैंने उस गाड़ी को सेल आउट कर दिया। इस बीच में एक अन्य गाड़ी से बड़े भैया का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बड़े भैया की जान जाती बची थी, शुक्र है ऊपर वाले का। बड़ा ही आश्चर्य की बात थी कि इस गाड़ी में जितने ही लोग थे प्रभु की कृपा से सभी सकुशल थे और हमारे एक दीपक भैया बड़े भैया थे, उनका पैर टूटा था जो आगे बैठे थे और बड़े भैया काफ़ी हद तक सुरक्षित घर आए। तो एक खटास भी आ गई थी इस काम को लेके कि नहीं यार, मम्मी का मन थोड़ा सा था कि नहीं यार अब इस काम को आप लोग मत करो। 2003 में, क्योंकि इस जीवन के ये जो मेरा एक पैसे कमाने वाला रास्ता था, इसके अलावा एक मेरा एजुकेशन का सफ़र भी साथ साथ चल रहा था। 2003 तक मैं 3 बार 10वीं में फेल हो चुका था और 2004 में गैप देने के बाद
2005 में मेरा ख्याल है शायद मैंने एक बार संस्कृत पाठशाला से फिर फॉर्म भरा। वो हमारे एक परिचित सर थे, उन्होंने बताया कि यार वहाँ से आसानी से तुम लोग पास हो जाओगे, पर वहाँ पर भी मैं पास नहीं हो पाया। एक बार फिर 10वीं फेल हुआ, फिर 1 साल की गैप और एक आध बार शायद प्राइवेट से फॉर्म भरने के बाद फेल हुआ। और उस बार जब फेल हुआ 5वीं बार में, तो मैंने अपने आप में एक विचार बना लिया कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, ये मुझसे नहीं होगा, मैं शायद पढ़ाई करने के लिए नहीं बना हूँ। जबकि इसी दौर में मेरे बड़े भाई इससे कहीं ज़्यादा परेशानियों को झेलते हुए, मतलब मैं केवल पढ़ाई कर रहा था और खेल रहा था, और मेरे बड़े भैया जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ उस समय 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले थे। परीक्षा दी और उसके तुरंत बाद काम पर लग गए। शायद 2007 में मेरा एक जो भाई है, मेरा दोस्त है रुपेश पाटीदार, बचपन का मेरा मित्र रहा, करीब 5 साल से ऊपर हम लोगों की मित्रता को हो चुके थे। वो एक दिन मेरे पास आया और उसने बताया कि यार जैसे जो ओपन स्कूल परीक्षा होती है उसके अंदर 9 बार सप्लीमेंट्री मिलती है। मतलब वो इस ऑप्शन को लेकर मेरे पास इसलिए आया क्योंकि वो भी उसी नाव में सवार था जिस नाव में मैं सवार था। हम दोनों ही लगभग निरंतर फेल हो रहे थे। ये है कि वो कम बार फेल हुआ था क्योंकि उसने गैप ज़्यादा दी थी और मैं निरंतर प्रयास कर रहा था, इसलिए मैं 5 बार 10वीं फेल हो चुका था। तो हम दोनों ने ही ओपन से प्रयास करना निश्चित करा, पर मैंने पहले मना कर दिया क्योंकि मेरे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। तो मुझे आज भी याद है कि 1200 रुपये शायद उस समय फॉर्म के लगे थे, वो रुपेश पाटीदार जो मेरा मित्र है उसने दिए थे। हम दोनों ने फॉर्म भरा और कहीं ना कहीं उस समय मैं मैदान पर जाया करता था। तो मैदान पर उस समय मुझे हमारे तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, बीजे पाटिल सर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने जो मेरे खेल के पुराने उपलब्धियों के बारे में जाना, तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि बेटा तुझे कॉलेज में आना चाहिए, कॉलेज में आके तुझे ऑल इंडिया के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैंने उनके गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए एक मूड बनाया कि यार अपने को कॉलेज में जाना है, खेलना है, पढ़ना है। तो मैंने 10वीं जो थी मेरी वो एक ही अटेम्प्ट में पास करी। देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब तक मुझे लगता था मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हुआ, और जब मुझे लगा, जब मैंने ठाना कि मुझे करना है, तो जिस जगह पर 9 बार सप्लीमेंट्री मिलेगी, इस लालच से जहाँ फॉर्म डाला था, वहाँ पहले अटेम्प्ट में मैंने 10वीं को पास किया। रुपेश उस साल पास नहीं हो पाया क्योंकि गलतफहमी के चलते एक पेपर उसका छूट गया, मतलब उसको टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा और वो पेपर छूट गया। इसके बाद 1 साल की गैप और एक ही अटेम्प्ट में 12वीं पास और फिर कॉलेज में एडमिशन। ये वही दौर है जब मैं जो गाड़ी है वो चला रहा था। तो गाड़ी चलाते चलाते कॉलेज भी साथ में होता रहा क्योंकि ये वो काम था जैसे बुकिंग मिली, भाड़ा मिला तो गए गाड़ी पर, अदरवाइज कॉलेज चले गए। आप ये समझ लीजिए कि 10वीं में मैं फेल हुआ और फिर 10वीं के बाद में कभी फेल नहीं हुआ। किसी भी कक्षा में मुझे अतिरिक्त समय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बैचलर कंप्लीट करने के बाद मास्टर में एडमिशन लिया और इसी कॉलेज में एक और जीवन के मार्गदर्शक मिले, मधुसूदन चौबे सर, जिनका वीडियो भी इस नव उमंग चैनल पर आपको मिल जाएगा। मतलब उनके पिताजी का वीडियो बनाया गया था यहाँ पर, तो वो भी उस चैनल पे आपको देखने मिल जाएंगे, उस वीडियो में देखने मिल जाएंगे। तो मधुसूदन चौबे सर भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मेरे जीवन में रखते हैं। उनकी विचारधारा है, उनका पढ़ाने का ढंग और बच्चों के मन में उनके प्रति प्रेम, और यही प्रेम जो हम खिलाड़ी थे विजय पाटिल सर के लिए भी था। तो इन दोनों टीचर्स के लिए जो बच्चों के मन में प्रेम है, उसे देखते हुए मेरे मन में टीचर बनने की एक इच्छा ने जन्म लिया कि यार मैं भी शिक्षक बनूंगा। तो इस इच्छा ने जन्म जरूर लिया, पर इसे कहीं पैक करके मैंने दिल के किसी अलमारी के कोने में डब्बे में रख दिया। मैंने ठीक है बनेंगे। मैंने नहीं सोचा था मुझे जीवन में ये मौका मिलेगा। फिर वापस हम लोग 2012 तक आ गए। 2012 तक मेरा एजुकेशन भी हो चुका था, मतलब मेरा मास्टर भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था, गाड़ी बिजनेस भी बंद हो चुका था और एक बार फिर कोरे कागज की तरह खड़े थे। इतना सब होने के बाद में फिर आर्थिक ज़रूरतों ने मुझे मजबूर किया और मैंने मैंने पैकिंग करके कोने में रख दिया था कहीं, वहाँ से मैंने अपने उस इच्छा को, अपने उस सपने को बाहर निकाला, शिक्षक बनने वाले सपने को। सरस्वती शिशु मंदिर वही संस्था, वही जगह जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा लेने का दौर शुरू किया था जीवन में, वहीं पर शिक्षा देने की शुरुआत हुई। पढ़ाई में तो शुरू से कमज़ोर था, स्पोर्ट टीचर, और वहाँ पर विशेष करके जो बोला जाता है खेल शिक्षक हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम में और आज भी बहुत अच्छी हिंदी का इस्तेमाल होता है सरस्वती शिशु मंदिर की संस्थाओं में। तो खेल शिक्षक के रूप में मेरी वहाँ पर नियुक्ति हुई और एक बार फिर 2200 रुपये महीना मैंने वहाँ से शुरू किया।
एक लंबे काल चक्र के बाद फिर से 2200 रुपये महीने पर मेरा जीवन आया। पर फिर भी मैंने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि कहीं ज़रूरतें थी, कहीं पर मजबूरियां थी और कोई रास्ते थे नहीं जीवन में, और उस सपने को भी मुझे जीना था, शिक्षक बनने वाले सपने को, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ मेरे जीवन का दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आया। कई तरह के छोटे बड़े अच्छे बुरे काम करने के बाद में एक शिक्षक, जिसमें तनख्वाह क्या थी मायना नहीं रखता, पर एक शिक्षक जिसका समाज में कितना सम्मान होता है, उस पद पर मैंने काम करना शुरू करा। 14 बच्चे, बिल्कुल नए 14 बच्चों की हॉकी टीम बनाई, जो ग्वालियर में जाके खेली और दूसरे स्थान पर रही। उस टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर वो टीम रही। इसमें एक छोटी सी बात और ले आता हूँ, उन 14 बच्चों में से ही एक बच्चा आगे चल के खेल शिक्षक बना, और आज शुभम दुबे नाम है उस भाई का। उसको मैंने कहीं ना कहीं मैदान से जोड़ा और आज वो मैदान पर टीचर के रूप में खड़ा है। तो वहाँ से सफ़र शुरू करने के बाद मैं नर्मदा कॉन्वेंट ज्वाइन करा। नर्मदा कॉन्वेंट में श्री राम यादव सर से मिलना हुआ। उनके जीवन से भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिली। उनके विचारों से भी कई बार मेरे विचार जो है, उनके विचारों के प्रभाव में मैं महसूस करता हूँ कि वहाँ से सीखी हुई चीज़ें हैं मेरे जीवन में। उनकी बोली हुई बातें कई जगहों पर मैं रिपीट करता हूँ। जैसे अक्सर वो कहा करते थे कि जिम्मेदारियाँ तो आएंगी, अब या तो आप उनसे भाग लो या अपने कंधों को मजबूत कर लो। अच्छा होगा आप कंधों को मजबूत कर लें, उससे आपको भागना नहीं पड़ेगा, और जिम्मेदारियों का भी बोझ आपको उठाना है तो आप उनसे दबोगे नहीं, उनको लेकर जीवन में चल पाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से श्री राम यादव सर का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और वहाँ पर एक नया ही मित्र मंडल मिला मुझे। तो नर्मदा कॉन्वेंट में करीब 2 साल नौकरी करने के बाद रुक्मिणी एकेडमी मैंने ज्वाइन करी। वहाँ के भी बहुत अच्छे अनुभव लेकर निकला, और एक बार वापस नर्मदा कॉन्वेंट में मैं वापस आया। नर्मदा कॉन्वेंट में फिर 3 साल मैंने जॉब करी। मेरे मन में बोर्डिंग हाउस डालने का विचार आया। बोर्डिंग हाउस मैंने डाला। विचार था कि एक अच्छा बोर्डिंग हाउस चलाएंगे, बच्चों को अच्छा भोजन देंगे, अच्छी सुविधा देंगे, माँ बाप की जो आशाएं होती हैं एक बोर्डिंग में बच्चे को डालने के बाद उससे पूरा करेंगे। ये वही समय था जिस समय में मेरे जीवन में मेरे जीवन साथी का आगमन हुआ। जसप्रीत कौर सलूजा मेरी धर्मपत्नी, और कहीं जीवन में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। कई सारी चीज़ें हैं जो मेरे बोलने से पहले वो समझ जाती है। कई सारे स्थितियां ऐसी बनती है जब मेरे बोलने के बिना वो मेरे साथ खड़ी हो जाती है। और अभी हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, और बिल्कुल अभी के समय में ही कुछ मतलब शायद 1 से 1.5 महीने पहले ही उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा भी दिया। एक बेटे की प्राप्ति हम लोगों के इस रिश्ते से हुई है। तो बोर्डिंग में बहुत सहयोग मिला मेरी वाइफ का मुझे। कई बार जो बाइयाँ होती थी खाना बनाने वाली, वो अचानक छुट्टी बना लेती थी या नौकरी छोड़ के चले जाते कि मेरी वाइफ ने पूरे बच्चों का मतलब 50 बच्चों का भोजन तैयार करा और खिलाया। तो एक छोटा सा धन्यवाद मेरी वाइफ को भी बोल देता हूँ इस वीडियो में, अगर देखेगी तो नाराज ना हो जाए कहीं कि पूरी दुनिया को धन्यवाद बांट रहे हो और मेरा नाम आया तो धन्यवाद बोलना भूल गए। तो धन्यवाद एक मेरी वाइफ को भी है इसमें। इसी 900 रुपये की नौकरी को करते हुए मैंने पेपर बांटना शुरू करा। मुझे याद है दैनिक भास्कर जो हमारे अशोक भैया, आज भी जो अशोक भैया ही जिसका काम कर रहे हैं, इनके पास पेपर बांटा करता था मैं। और जिस नवलपुरा में आज ज़्यादातर लोग मुझे जस्टिस सर के नाम से जानते हैं, इस पूरे नवलपुरा में मैं अपनी साइकिल पर दोनों तरफ 2 झोले टांग कर और न्यूज़पेपर बांटने निकला करता था सुबह सूरज निकलने के पहले। तो जीवन ने वो समय भी दिखाया। और इसमें एक मज़ेदार बात ये थी कि ये जो न्यूज़पेपर बांटा करते थे ये व्यक्तिगत खर्चों के लिए बांटा करता था मैं। जो 900 रुपये की सैलरी थी मेरी, वो मैं जाके मेरी माताजी के हाथ में दिया करता था क्योंकि उनको घर चलाना होता था। और उसके बाद जो इनकम हम कर पाते थे वो पेपर बांटा करते थे। तो मुझे याद है एक छोटी सी चीज़ है बताने लायक, यहाँ पर बस 1 मिनट लूँगा, कि एनगेज QD करके एक मोबाइल उस समय नोकिया का निकला था जिसकी कीमत 8,900 रुपये थी। और आजकल के बच्चों को शायद पता नहीं होगा कि 256 MB की चिप उस समय 900 रुपये की मिला करती थी, वो मुझे लेनी थी। तो 6 महीने मैंने उसके लिए एक नर्क सा जीवन जिया। 2 शिफ्ट मतलब डबल शिफ्ट, डबल पट्टी, पेपर बांटे, 400 रुपये महीना मुझे उसमें मिलता था। और 7 रुपये घंटा ओवर टाइम मिलता था मुझे मनोरम ग्राफिक्स पर। वहाँ रात भर ओवर टाइम किए और 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मैंने करीब 8-9 हज़ार रुपये जमा किया। और फिर जाके मैंने वो एनगेज QD मोबाइल खरीदा, एक 256 MB की चिप खरीदी। मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी जो पूरी तरह से मेरी औकात के बाहर थी उस समय।
एक 900 रुपये की नौकरी करने वाले लड़के ने 9,000 रुपये का मोबाइल खरीदा। कई लोगों ने मुझे बोला कि यार ये करने से तो तू गाड़ी ले लेता या और कुछ काम कर लेता। और मतलब मेरी माताजी ने भी उस समय इस चीज़ को महसूस किया कि नहीं यार इसने बहुत मेहनत करके ये पैसा इकट्ठा कराया, तो उन्होंने बिल्कुल भी घर की कई अन्य आवश्यक ज़रूरतें होने के बावजूद भी मुझे रोका नहीं ये खर्च करने से। वो मोबाइल तो ठीक था, चला लिया, हो गया, जैसा उसका लाभ मिलने थे यार उस मोबाइल का तो जो आनंद मिलना था तो मिल गया। पर ये जो मैंने अपने अंदर एक जुनून महसूस किया उस समय कि मैंने यदि ठान लिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसके लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ, वो जुनून का जो जन्म मेरे अंदर हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो आज तक के मेरे जीवन के सफ़र में, मेरे 33-34 साल के जीवन में जो भी कुछ हुआ, जो बताने लायक था, वो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। इस वीडियो को बनाने के लिए जब मेरा छोटा भाई, मेरा विद्यार्थी नितेश सैनी, जो कि इस नव उमंग चैनल का मालिक भी है, मेरे पास आया कि सर मुझे आप पर एक वीडियो बनाना है, तो मेरा पहला प्रश्न था कि क्यों। मतलब वीडियो बनता है उन लोगों का जो लोग किसी अच्छी पोस्ट पर होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लेते हैं, किसी धार्मिक संस्था के प्रधान या इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई इस तरह के लोगों के वीडियो बनते हैं। मेरा क्यों? बोले सर आप में कुछ है जो अगर लोग जानेंगे तो सीखेंगे। आपके जीवन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता लगेगी तो उन्हें होप मिलेगी, उन्हें उम्मीद मिलेगी कि हाँ ये हो सकता है, उसने किया है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए बोले आपका वीडियो बनाना है। तो मेरे जीवन में पढ़ाई को लेकर जो एक प्रबल नकारात्मकता आ गई थी कि यार अब मुझसे नहीं होगा, और सिर्फ एक भावना मुझे करना है के कारण आज मैं एक टीचर बन पाया, एक एजुकेट इंसान बन पाया, जिसके कारण शायद मेरी शादी हो पाई। क्योंकि शादी में भी बायोडाटा में अगर 10वीं फेल लिखा होता तो हो सकता है मेरी वाइफ ना कर देती। तो मैं कर सकता हूँ ने मुझे एक 10वीं फेल से एक शिक्षित व्यक्ति बनाया। तो ये जो मैं कर सकता हूँ मेरे अंदर था, इसी को कहीं ना कहीं नव उमंग चैनल ने आप तक ले जाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नव उमंग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे भाई को सपोर्ट करें, और मोटो व्लॉगिंग, ट्रैवलिंग आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल बाइकर जस्सी सर को भी देखें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ज्ञान तो नहीं मिलेगा आपको, पर मनोरंजन करने का प्रयास वहाँ पर मैं अच्छा करता हूँ। एक नई नई जगहों पर जाकर नए नए अनुभव उसमें लेकर आता हूँ मैं। यदि आपको अच्छे लगें तो उसे भी सब्सक्राइब करिएगा। और नव उमंग चैनल के हमारे छोटे भाई नितेश सैनी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे लायक समझा कि सर आप पर वीडियो बनना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जीवन में मैंने शुरुआत करी है, कुछ हासिल नहीं किया है, बस ये ज़रूर है कि हाँ मैंने शुरुआत कर दी है।